हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, तो हम आपको आज इसी चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और ध्यान रखिएगा, हम आपको जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में बताएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। और हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी पीछे के वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आप अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक करके बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ऑप्शन ए है समाजवादी है, बी है पूंजीवादी है, सी है मिश्रित है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में बताए हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। तो बताइए किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर दो ऑप्शन शेष बच गए, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में आता है औद्योगिक क्षेत्र। लेकिन जो तृतीयक क्षेत्र है जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका मतलब होता है सेवा क्षेत्र। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों से, बी है भौतिक संसाधनों से, सी है मानवीय संसाधनों से, और डी है इनमें सभी संसाधनों से। तो बताइए एक अर्थव्यवस्था का सृजन कौन से संसाधन से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था का सृजन जो होता है वह सारे संसाधन मिला करके किया जाता है। उसमें प्राकृतिक संसाधन का भी अहम हिस्सा रहता है, भौतिक संसाधन भी उसमें सम्मिलित रहता है, और मानवीय संसाधन भी। इसलिए एक अर्थव्यवस्था का सृजन इनमें से सभी संसाधनों के माध्यम से होता है। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है अनेक। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा कि अर्थव्यवस्थाओं के कुल 3 प्रकार हैं। पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अर्थव्यवस्थाओं के कुल 3 प्रकार हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से देश में है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है भारत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है, इसलिए छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस चीज पर दिया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता पर, कि उत्पादन कुशलता पर, कि लोक कल्याण पर, कि अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। तो सातवां का सही आंसर हो जाएगा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है। तो सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लोक कल्याण पर। अब हम लोग देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है।
इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। कहने का मतलब ए नंबर ऑप्शन है निजी क्षेत्र, बी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र, सी नंबर ऑप्शन है क एवं ख दोनों, मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है क एवं ख दोनों। कहने का मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र भी हो जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी, इसलिए आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या रहा है। ऑप्शन ए है तीव्र आर्थिक विकास, और ऑप्शन बी है उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन सी है निर्धनता निवारण, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य इनमें से तीनों रहा है, मतलब तीव्र आर्थिक विकास, बी नंबर है उत्पादक रोजगार सृजन, और सी है निर्धनता निवारण। मतलब इनमें से तीनों ऑप्शन जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य रहा है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा होता है। तो सबसे लास्ट वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो सूचकांक होता है वह होता है प्रति व्यक्ति आय। तो 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय ही होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऊपर के भी क्वेश्चन में हम आपको यह चीज बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। निम्नलिखित में जो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है श्रीलंका, सी है भारत, और डी है अमेरिका। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि अमेरिका में विकसित अर्थव्यवस्था है। आप सभी लोग जानते होंगे कि अमेरिका एक विकसित देश है, इसलिए वहाँ की जो अर्थव्यवस्था भी है वह विकसित है। तो 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पर 4 राज्य का नाम दिया है और इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार, और डी है दिल्ली। तो आपको हम बताए हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिहार ही एक पिछड़ा राज्य है। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो निम्नलिखित में से बिहार पिछड़ा राज्य है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को, कि कृषि क्षेत्र को, कि सेवा क्षेत्र को, कि इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। तो 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, और इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग इनमें से कौन सा है। शिक्षा हो जाएगा, कि स्वास्थ्य सेवाएं हो जाएगा, कि यातायात एवं संचार हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग यातायात एवं संचार हो जाएगा। तो 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक संरचना का मुख्य अंग यातायात एवं संचार हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। प्राथमिक क्षेत्र का, कि द्वितीयक क्षेत्र का, कि तृतीयक क्षेत्र का, कि इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन दोनों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। ऑप्शन ए है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है आवास, और डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से इनमें से सभी जो हैं
वह सामाजिक संरचना का अंग है। कहने का मतलब कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी सामाजिक संरचना का अंग है, स्वास्थ्य सेवाएं भी सामाजिक संरचना का अंग है और आवास भी सामाजिक संरचना का अंग है। तो 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अब नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है, इसके बारे में हम आपको ज्योग्राफी वाले चैप्टर में यानी कि भूगोल वाले चैप्टर में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। तो अभी तक आप ज्योग्राफी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए है कोयला, बी नंबर ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी नंबर ऑप्शन है भूमिगत जल और डी नंबर ऑप्शन है गैस। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा भूमिगत जल। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आते हैं। तो 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हम आपको बताए हैं कि उद्योग क्षेत्र को या फिर औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो हम आपको बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा कृषि क्षेत्र ही आता है। देखिए क्वेश्चन को चाहे कितना भी घुमा के दे दे, जैसे ही आप देखिएगा कि यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र लिखा हुआ है, कहने का मतलब कि कृषि क्षेत्र हो जाएगा, इसलिए 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो 22 का भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र हमेशा कृषि क्षेत्र को ही कहा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। यह क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में ही आपसे पूछ चुके हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं। तो 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं कि बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है, फिर से आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपको पता होगा कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए 26 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा 25,494 रुपया। मतलब कि 2008-2009 के अनुसार भारत में एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति जो आय था वह था 25,494 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है
वह 1951 से 1956 की है। तो 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक की है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो 30 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो मानव विकास सूचकांक के यहाँ पर 3 सूचक होते हैं। तो 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और जयप्रकाश नारायण। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण का था। तो 32 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा 100 दिनों की। मतलब कि 100 दिनों की यहाँ पर गारंटी है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तो 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य कौन सा होता है? ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। तो 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है पूंजीवादी, सी है मिश्रित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। तो 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस चीज पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, कि आर्थिक कुशलता पर, कि अधिकतम लाभ पर, कि लोक कल्याण पर? तो 36 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर ही दिया जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कि किसी भी देश का विकास का स्तर कितना है, यह उसके प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्धारित होता है, वहाँ के साक्षरता दर पर भी निर्धारित होता है, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्धारित होता है। तो 37 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से सभी के आधार पर किसी भी देश का विकास स्तर निर्धारित किया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत का पड़ोसी देश इनमें से कौन कौन सा है जहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा अधिक है? तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो 38 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, मतलब कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहा जाता है? तो हम आपको बता चुके हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। तो 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है अमेरिका।
तो 40 का सही आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां की विकसित अर्थव्यवस्था है, इसलिए 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है इस चैप्टर में, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या लगभग 48 या 49 है। तो बस अब कुछ क्वेश्चन ही और बच गए हैं, इसलिए इसे आप भी देख लीजिए क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है। तो यदि किसी भी संस्था पर उसका निजी अधिकार है या फिर किसी व्यक्ति का अधिकार है तो उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो 41 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में किसकी प्रधानता है, उद्योग की, कि पशुपालन की, कि खनिज की, कि कृषि की। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसलिए 42 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए है जनसंख्या में वृद्धि, जो कि हम आपको बताए हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का यह भी एक कारण है। उसके बाद है कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता या फिर जनभार, तो यह भी एक कारण है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, तो यह भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि 43 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था। तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में बताए थे कि बिहार झारखंड विभाजन के बाद सिर्फ और सिर्फ बिहार में चीनी उद्योग ही रह गया था, इसलिए 44 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, कृषि है कि उद्योग है कि व्यापार है कि इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन सिर्फ और सिर्फ कृषि ही है। तो 45 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, जो कि हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो प्राथमिक क्षेत्र, या तो द्वितीयक क्षेत्र, या तो तृतीयक क्षेत्र, तीन में से कोई एक चीज आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में, इसका पूरा गारंटी है। तो आप हर हाल में इन तीनों क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में कि 1951 में कि 2005 में कि 2015 में। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा कि भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। तो 47 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत का क्या किया। यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। अंग्रेजों ने भारत का क्या किया, विकास किया कि शोषण किया, कि ए एवं बी दोनों, मतलब कि विकास भी किया और शोषण भी किया, कि इनमें से कोई नहीं। तो यह तो बच्चों को पता है कि अंग्रेजों ने भारत का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है, इसलिए 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो बिहार के विकास में यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि क्या एक बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन है सुखाड़, कि बाढ़, कि यह दोनों, मतलब ए एवं बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा कि बिहार के विकास में सुखाड़ और बाढ़ दोनों बहुत बड़ी बाधा है। तो 49 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए यही टोटल 49 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अगर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं सभी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
तो आप ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।